पहले खबरें आई थी कि वो 14 जनवरी को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। जराए का मानना है कि कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा के बीजेपी में वापस लौटने के बाद संतोष हेगड़े के लिए बीजेपी में जाना मुमकिन नहीं है, लेकिन बीजेपी के दिल्ली के लीड जान के साथ उनका राब्ता कायम रहेगा। किरण बेदी हो सकता है कि लोकसभा इलेक्शन के वक्त बीजेपी के साथ जुड़ जाएं। इसी तरह अन्ना के एक और करीबी जनरल वीके सिंह भी इलेक्शन से पहले बीजेपी के साथ जा सकते हैं। उन्होंने हरियाणा के रेवाड़ी में नरेंद्र मोदी की रैली में हिस्सा लिया था। ये भी कहा जा रहा है कि अगर किरण बेदी, वीके सिंह वगैरह इलेक्शन लड़ते हैं तो अन्ना उनके लिए कैंपेन करेंगे। मनमोहन सिंह विदा हो रहे हैं। चुनाव पोस्टरों में उनका फोटो नहीं होगा, उनके नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। तब कांग्रेस क्या कहकर वोट मांगेगी? चुनाव लड़ने की रणनीति में कितना पुराना होगा और कितना वह कैसा नया, इस सब पर अभी धुंध है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। अगले लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले कांग्रेस की सियासत एक चौराहे पर पहुंचकर भटकती हुई दिख रही है। गुज़िश्ता 4 इंतखाबात को देखें तो ये भटकाव साफ नजर आता है। 1998 में सोनिया गांधी ने क़यादत संभालकर पार्टी को मुनज़्ज़म तरीके से इलेक्शन लड़वाया था। 1998 और 1999 दोनों का इलेक्शन कांग्रेस बुरी तरह हारी, लेकिन क़यादत को लेकर कोई कशमकश नहीं था। 2004 के इलेक्शन में भी सोनिया गांधी के नाम पर ही इलेक्शन लड़ा गया और जीता गया। फिर 2009 के इलेक्शन में कांग्रेस मनमोहन सिंह का चेहरा दिखाकर इलेक्शन लड़ी। कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर जारी किए जाने के मौके पर कांग्रेस सरबराह ने एक तरह से मनमोहन सिंह को वजारत उस्मा का दावेदार बना दिया था। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग लाल कृष्ण आडवाणी के मुकाबले कांग्रेस ने मनमोहन सिंह का चेहरा पेश किया था, लेकिन इस बार बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी के सामने किसका चेहरा होगा? सोनिया गांधी धीरे धीरे अपने को नेपथ्य में ले जा रही हैं और वजीर आजम मनमोहन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो दावेदार नहीं होंगे। यानी गुज़िश्ता 4 इंतखाबात में ये पहला मौका है जब कांग्रेस इस तरह के मोड़ पर आ खड़ी हुई है। इससे पहले उसके सियासी चेहरे अपने आप आगे आते रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के कुछ लीडरान का मानना है कि 2014 के हालात कुछ 1997 की तरह हैं। उस वक्त सीताराम केसरी को कांग्रेस के सदर के ओहदे से लगभग जबरदस्ती हटा करके सोनिया गांधी को क़यादत सौंप दी गई थी और अगले 2 इलेक्शन कांग्रेस बुरी तरह हारी थी। कांग्रेस पार्टी में भी ऐसा मानने वाले कम नहीं हैं, जो मानते हैं कि मनमोहन सिंह ने कांग्रेस आला क़यादत के दबाव में अलविदा या प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। उनकी जगह राहुल गांधी को लाए जाने की कोशिश हो रही है और इसी वजह से कई लोग कांग्रेस के लिए नतीजे 1998 या 1999 की तरह आने का अंदाजा जाहिर कर रहे हैं, यानी कांग्रेस बुरी तरह हारेगी। ताहम सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नाम पर ये जोखिम लेने को तैयार है? इस लिहाज से ये महीना फैसला कुन साबित होने वाला है। कांग्रेस मजलिस आमला में 16 जनवरी को कांग्रेस कन्वेंशन का एजेंडा तैयार होगा। अगर कांग्रेस चाहती है कि सब कुछ नया हो और वोटरों को नए साल में इलेक्शन से पहले सब कुछ बदला हुआ दिखे तो उसे राहुल गांधी के नाम का ऐलान करना होगा। बीजेपी की जानिब से पेश किए जा रहे फैसला कुन और मजबूत क़यादत के मुकाबले कांग्रेस गैर फैसला कुन के साथ मैदान में नहीं उतर सकती है। ताहम सवाल है कि कांग्रेस का दांव क्या रहेगा। 2 चीजें मुमकिन है। कांग्रेस सीधे राहुल गांधी को वजीर आजम बनाते। 4 रियासतों में इलेक्शन हारने के बाद राहुल ने सहाफियों से खुद कहा था कि आप सोच नहीं सकते हैं कि नौजवानों को लुभाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। इस लिहाज से सबको चौंकाने वाला कदम यही हो सकता है कि राहुल गांधी वजीर आजम बने। अगर उनको फौरी तौर पर पीएम नहीं बनाया जाता है तो उनको वजीर आजम के ओहदे के दावेदार के तौर पर पेश किया जाए। इन दोनों फैसलों में जोखिम बहुत ज्यादा है। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए तुरुप का पत्ता है। अगर उनको चलने के बाद भी पार्टी बाजी नहीं जीत पाई तो आगे की सियासत में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब तक हिचकिचा रहे राहुल अपने आप को झोंकने, नई टीम बनाने और बदउनवानी के खिलाफ सख्त फैसलों के साथ मैदान में उतरने की तैयारियां कर रहे हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद कांग्रेस में मौजूदा चिंतन पर चर्चा करेंगे। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर।
नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सब कुछ नया पेश करना होगा। नए चेहरे, नए एजेंडे और नए फोकस की रूपरेखा बनती लगती है। नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों की चुनौती के आगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी निश्चित ही बहुत कुछ सोच रहे होंगे। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र कपूर है। वीरेंद्र जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साफ कर दिया है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उस नाते क्या ये जो विदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस का नया अध्याय शुरू नहीं होता है, और उस नाते कांग्रेस किस मूड में या किधर जाती हुई लगती है? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस को कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह से आइडेंटिफाई नहीं करता है। और मनमोहन सिंह जी का ये कहना कि मैं अब यूपीए 3 में अवेलेबल नहीं हूं, ना तो वो यूपीए 1 में कैंडिडेट थे, नॉमिनेटेड थे। यूपीए 2 के बावजूद भी अगर सोनिया जी चाहती तो ABCD को नॉमिनेट कर देती। अभी जो असेंबली के चुनाव है, आपने देखा कि कांग्रेस का क्या बुरा हाल हुआ। तो वो तो छोड़िए वो बात को। आप ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस का आगे क्या? कांग्रेस का आगे किया प्रधानमंत्री। देखिए, अभी जो AICC सेशन जो होने वाला है, स्पेकुलेशन ये है कि राहुल जी को, उनके पास और कोई चारा नहीं, वो भी तय कहीं ना कहीं तो छोड़िए। कांग्रेस में थोड़ा सा तो इंटरनल डेमोक्रेसी लाने दीजिए। आप अगर कांग्रेस वालों से पूछें, बड़े बड़े कांग्रेस नेता से पूछें, कि सड़क का वर्कर से पूछें, तो वो राहुल के बारे में उसका क्या ओपिनियन है, वो सब वही ओपिनियन है जो बीजेपी का है। नहीं, वो आप अपन चाहे जो बहस करें, नहीं कोई भी बहस करे, लेकिन कांग्रेस की हकीकत ये है कि राहुल गांधी ही आगे प्रोजेक्ट होंगे। लेकिन सवाल ये एक उठता है कि क्या मनमोहन सिंह बतौर राजा रहते हुए राहुल गांधी क्या पैदल सेनापति रहेंगे, या उनको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? देखिए, मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि राहुल जो हैं वो बिल्कुल फिट हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। ये नहीं कहा उनमें क्या क्वालिटी। देश ये जानना चाहता है, जब आप ये कहते हो कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री ने ये कहा इज गॉट ऑल द क्वालिफिकेशंस, क्या क्वालिफिकेशन? नहीं, देखिए वो मुद्दा नहीं। सवाल अपना ये बुनियादी है कि कांग्रेस अब मनमोहन सिंह के फेस के बाद कांग्रेस की अपनी चुनावी रणनीति 2 महीने बाद क्या बनती हुई लगती है आपको? भले वो संसद सत्र बुलाने का या राहुल गांधी की शपथ, किस तरह की संभावनाएं आप मानते हैं? देखिए, कांग्रेस अगले 2-3 महीने, देखिए 5 महीने बचे हैं, उसमें से 2 महीने काम के हैं। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा। उसमें कांग्रेस अब जितना कर सकती है लीपापोती करेगी, डैमेज कंट्रोल करेगी, वो एक अलग। लेकिन अब बतौर विकल्प के नाते ये नहीं लगता कि आम आदमी का एजेंडा या भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने जो तेवर दिए, उस तरह की कोई रणनीति कांग्रेस बना के मैदान में उतरे? बिल्कुल अपने कोशिश है। आपने देखा राहुल गांधी ने भी कुछ ऐसे शब्द किए कि मैं चाहता हूं कि क्लीन पॉलिटिक्स हो। कांग्रेस और करप्शन जो है आम जनता में जुड़े हुए हैं। कांग्रेस को अभी डैमेज कंट्रोल करना है, और कांग्रेस के पास कुछ ऐसा लगता नहीं कि सरकार के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जो 10 साल नहीं कर पाई, जो अब कर देगी। अब तो ये है कि भी राहुल गांधी भी कह भी चुके हैं कि मैं जल्दी में नहीं हूं प्रधान। तो वो राहुल गांधी इज ए पॉलिटिशियन इन द मेकिंग, पॉलिटिशियन बने नहीं है। ये चुनाव तो मेरा ख्याल वो भी जानते हैं कि हार के चलेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे। कोशिश ये रहेगी कि भी किसी तरह से तिगड़म लगा के नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी को रोका जाए।
और अगला जो मतलब उसी पर कांग्रेस का फोकस होना है कि रोकना है, जीतने का नहीं, रोकने का है। आप मतलब सोचते हैं कि दिल्ली में जो आपको उन्होंने सपोर्ट करके सरकार बनाई है उसमें कांग्रेस की मजबूती नहीं हो रही, तो उसमें रणनीति कांग्रेस की एक नजर आती है कि कैसे रोका जाए। तो ये रणनीति वो कुछ कांग्रेस शहरों में जहां नरेंद्र मोदी की चमक थी, दमक थी, उसका आइडिया है कि केजरीवाल थोड़ा कम करेगा। और इनको किसी भी हालत में ये नहीं चाहते कि दिल्ली असेंबली का चुनाव जो है पार्लियामेंट्री चुनाव के साथ हो जाए। इनका सिर्फ होल्डिंग ऑपरेशन है कि भी जितना कम नुकसान हो, नरेंद्र मोदी को किसी हालात में भी रोका जाए। किस तरह पहली प्राथमिकता नरेंद्र मोदी को रोकना, दूसरा आपके अनुसार डैमेज कंट्रोल करना, और किस तरह के अपशब्द जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आप भी जानते हैं। तो वो भी एक आक्रामकता वाली राजनीति या रणनीति का संकेत है कि भाई हम इसमें बिल्कुल आर पार वाली लड़ाई करेंगे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर। नहीं, आर पार की लड़ाई तब करे पर आपके पास कुछ तीर हो कमान में। आपके तो पास कुछ तीर नहीं, आप तो सब गवा चुके हैं जी। अब यही है कि राहुल गांधी 5 साल अपोजिशन में बैठेंगे, पार्टी में थोड़ा सा वो जो है मजबूत करने की कोशिश होगी, एक नई पीढ़ी आएगी उसको आगे बढ़ाएंगे। नहीं, पर अभी तुरंत नहीं हो सकता है कि तुरंत राहुल गांधी कमान संभाल ले नई पीढ़ी के साथ। नहीं, कमान संभालने में मुझे कोई शक नहीं, कमान तो अभी भी संभाली है। देखिए नहीं, और अगर बिल्कुल औपचारिक तौर पर संभालकर चुनाव में कांग्रेस उतरे, उससे कांग्रेस में दमकम नहीं लौटेगा। नहीं, उतरेंगे भी जी, पर उससे कोई आशा मत रखिए कि उससे कोई सुधार हो जाएगा। जी वीरेंद्र जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत। देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के सुरपुर में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच झड़प, 4 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी, एक की हालत नाजुक। लश्कर तैयबा ने मुजफ्फरनगर के नौजवान मुतासरीन से राब्ता कायम करने की थी कोशिश, दिल्ली पुलिस का दावा। मध्य प्रदेश के सतना में गैर कानूनी काम में हादसा, 9 मजदूर हलाक। और गोवा इमारत हादसा मामले में डिप्टी टाउन प्लानर गिरफ्तार, बिल्डर अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। और खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर
सोपोर में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच झड़प हो रही है। जानकन इलाके में जारी झड़प में 4 सिक्योरिटी एहलकारों के जख्मी होने की इतला है। उनमें एक की हालत नाजुक बताई जाती है। कुछ मिलिटेंट रिहायशी इलाके में छुपे हैं। नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के सोपोर में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच झड़प हो रही है। इलाका चानकन का है जहां पर यह झड़प हो रही है। जो खबरें हमें मिली हैं, 4 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए हैं, जिसमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। और मजीद तफसीलात के लिए बात करें हमारे नुमाइंदे मनोज कौल, ब्यूरो चीफ। मनोज, बताएं, झड़प जारी है, अभी एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, क्या खबर है? देखिए जिला ने आज सुबह जब एनकाउंटर शुरू हुआ था और मिलिटेंट्स ने ग्रेनेड फेंका था और उसके बाद फायरिंग करी थी, जिससे 4 पुलिस के एहलकार जख्मी हो गए थे, जिसमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। लेकिन उसके बाद से अभी तक जो वो इलाका है वहां पर पुलिस और सीआरपीएफ उसके इलाके को घेरे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई फायरिंग वगैरह तो उसके बाद नहीं हुई है। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि ये मिलिटेंट्स को जिन्होंने ये हमला किया था पहले उनको लोकेट किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही घनी आबादी वाला इलाका है, इसलिए पुलिस को अभी काफी वक्त लग रहा है वो मिलिटेंट्स को लोकेट करने। हम ये कह सकते हैं कि अभी पुलिस को ये पता नहीं चला है कि आखिर वो मिलिटेंट किस मकान में छुपे हुए हैं। पूरी कोशिश ये की जा रही है कि उस इलाके का घर घर तलाशियां ली जा रही हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मिलिटेंट्स कहाँ हैं, क्योंकि अभी तक चूंकि जैसे मैंने कहा कि पहले एक ग्रेनेड फेंका था उन्होंने, उसके बाद कुछ फायरिंग करी थी, लेकिन उसके बाद से किसी गोली चलने की कोई आवाज नहीं आई है। इसलिए पुलिस बहुत ही मोहतात अंदाज में, बहुत ही मोहतात तरीके से उनको लोकेट करने के काम में जुटी हुई है। जी जिला जी मनोज, जिस तरह से मौसम का फायदा उठाकर मिलिटेंट घुसते हैं, हमेशा से इस तरह के मौसम का फायदा उठाने की कोशिश की जाती है और 26 जनवरी बिल्कुल करीब है, तो क्या किसी इस तरह की कोई खबरें या इंटेलिजेंस को कोई रिपोर्ट थी कि 26 जनवरी से पहले इस तरह की कोई घुसपैठ होगी? देखिए जिला में जहां घुसपैठ की अगर बात करेंगे तो घुसपैठ कंट्रोल लाइन पे ज्यादा होती है और वहां पर जो है बर्फबारी के बाद ये जो रिसेंटली नॉर्दर्न कमांड के जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ आए थे, उनका ये कहना था कि मिलिटेंट शायद कोशिश करेंगे कि जो हल्की बर्फबारी हुई है कंट्रोल लाइन पे उसका फायदा उठाते हुए शायद वो मिलिटेंट ये सोचे कि जो आर्मी वहां पे डिप्लॉयड है वो ये इस ख्याल में रहें कि बर्फबारी हो चुकी है, इसलिए नजरअंदाजी की कोई कोशिश नहीं की जाएगी, इसलिए ट्रूप्स को वहां अलर्ट कर दिया गया था। लेकिन जब हिंटरलैंड्स की बात करेंगे, जैसे मतलब जो आबादी वाले जो एरियाज हैं, जैसे सोपोर का ये एरिया है, झारखंड एरिया, तो यहाँ पर इस तरह की वारदातें पहले भी होती रही, इस तरह की वारदातें पहले भी होते रहे हैं। तो जो आपने सवाल पूछा कि 26 जनवरी के बारे में, अभी तक तो यहाँ इंटेलिजेंस के जो लोग हैं या पुलिस के लोग हैं वो अभी तक उन्होंने कोई भी हमारे से कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी शेयर नहीं की है कि मिलिटेंट्स ने किसी तरह का कोई ऐसा प्लान बनाया हो कि 26 जनवरी के आसपास शहर में, श्रीनगर शहर में या मजाफात में कहीं पर कुछ इस तरह की वारदात अंजाम दी जाए। लेकिन यहाँ जो हमने देखा है पिछले 30 साल से वो ये है कि जब भी चाहे 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो या कुछ किसी वीआईपी का मूवमेंट हो तो हमेशा अलर्ट रखा जाता है पुलिस को, सीआरपीएफ को, और क्योंकि हमेशा ये खदशा रहता है कि मिलिटेंट किसी तरह कोशिश करेंगे उन जो तकरीबात हों या वो उस तरह की जो मीटिंग्स हो उनको डिस्टर्ब करने के लिए। इसलिए यहाँ पुलिस और सीआरपीएफ फिलहाल अलर्ट है, और लेकिन जिस तरह से कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई इनपुट पुलिस या इंटेलिजेंस के पास नहीं था कि 26 जनवरी के आसपास मिलिटेंट कोई बड़ी वारदात अंजाम दे सकते हैं। जी, बड़ी आबादी का इलाका है, जैसा कि आपने कहा घनी आबादी है, तो ऐसे में सर्च ऑपरेशन के लिए क्या किया जा रहा है वहां पर?
लेकिन पुलिस और सीआरपीएफ और अंतर्गत तलाशी ले रही है और सिविलियन जो वहां पर हैं उनसे ये पूछताछ की जा रही है, उनसे भी कुछ लीड्स दिए जा रहे हैं कि अगर क्या उन्होंने मिलिटेंट्स को देखा है। तो कोशिश ये रहती है पुलिस की कि अगर मिलिटेंट उस इलाके में छुपे हैं तो उनको पहले एकदम से अलग किया जाए और वहां पर जो यानी ये जो सिविल आबादी है जहां भी वो वहां लोग रहते हैं वो मकामी आबादी के, उन्हें वहां से निकाला जाए ताकि अगर उसके बाद एनकाउंटर होता है, अगर झड़प हो जाती है तो कोई भी सिविलियन को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। जी शुक्रिया मनोज इस जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर के ब्यूरो चीफ मनोज कौल तफसीलात दे रहे थे कि कोशिश है ये पुलिस की और बीएसएफ की कि वहां पर तलाशी ली जाए और सिविलियन को किसी तरह से महफूज रखा जाए, आम शहरियों को कोई नुकसान न हो अगर झड़प होती हो तो। और आगे बढ़ते हैं, कुछ दिनों कबल मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के हवाले से कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने मुतनाज़ा बयान दिया था जिसकी चार जानिब से मजम्मत की गई थी। दिल्ली पुलिस भी अब राहुल के दावे की तस्दीक करती मालूम हो रही है। मुजफ्फरनगर फसादात की जांच के दौरान वो इस नतीजे पर पहुंची कि मिलिटेंट तंजीम लश्कर तैयबा ने फसाद मुतासरा नौजवानों से रब्त कायम करने की कोशिश की थी। जराये के मुताबिक फिरकावाराना तौर से हसास इलाकों को मिलिटेंट तंजीम अपने लिए जरखेज जमीन तस्वुर कर रही है। मेवात से गिरफ्तार किए गए 2 अफराद से पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई है कि लश्कर नाराज नौजवानों को तंजीम में शामिल करने के लिए दौलत का लालच दे रहा है। जराये के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कुछ फोन कॉल्स भी इंटरसेप्ट किए हैं जिससे पता चला है कि लश्कर का कमांडर जावेद शिमाली हिंद में सरगर्म अपने कारकुनों के राब्ते में है। समाजवादी पार्टी ने इसे साजिश करार दिया है। उसका कहना है कि समाजवादी हुकूमत दिल्ली पुलिस के दावे की सदाकत की जांच करेगी। ने क्या बयान दिया था और दिल्ली की पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेट किया है ये तो हम लोग को नहीं मालूम है, लेकिन हमारा तो ये कहना है कि राजनीतिक प्रेरित बयान नहीं होना चाहिए। अगर सत्यता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अपराधी चाहे वो राहत कैंप में हो चाहे कहीं भी हो, अपराधी अपराधी होता है। देश के साथ जो अपराध करे उससे बड़ा कोई अपराधी नहीं होता है। तो अगर वहां पे अपराधी है तो दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे, लेकिन राजनीतिक रूप उसको नहीं दिया जाना चाहिए। तो मानते हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक पूरा जो है माहौल क्रिएट हो रहा है मुजफ्फरनगर कैंप को लेकर। देखिए, मुजफ्फरनगर को राजनीतिक ही मोहरा बनाया जा रहा है। जिस तरह मुजफ्फरनगर को बर्निंग ट्रेन की तरह कर दिया गया, जिस तरह मुजफ्फरनगर को सभी लोगों ने एक अपना धर्म स्थल राजनीतिक मान लिया, उसकी हम लोगों ने निंदा की थी। हमने कहा था कि अगर कहीं त्रासदी होती है तो हम लोगों को मानवता के नाते जाना चाहिए, न कि राजनीतिक मानने से। लेकिन यहाँ तो राजनीतिक दल उसको राजनीतिक मानने से लगा, ऐसा लगा राजनीतिक तीर्थ स्थल मुजफ्फरनगर बन गया है। लोग जो अपने घर में नहीं देखने के कभी झगड़ा, वो मुजफ्फरनगर देखने सब जा रहे हैं, उसका हम लोग निंदा करते हैं। तो सर सपा सरकार वहां पे जांच कराएगी इस चीज की? नहीं, हम जांच करा रहे हैं। अगर दिल्ली पुलिस कोई हम लोगों को जानकारी देगी उत्तर प्रदेश को, हम उसको जांच कराएंगे और बिल्कुल अपने लेवल पे भी कराएंगे, दिल्ली पुलिस की सूचना पे भी कराएंगे। या कोई भी सूचना आएगी उत्तर प्रदेश पुलिस जरूर जांच करेगी। उधर रुकने पार्लियामान मोहम्मद अदीब दिल्ली पुलिस के वर्जन को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के बयान को सच साबित करने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा है तो ये बहुत अफसोसनाक है, लेकिन दिल्ली पुलिस के वर्जन को मानने को तैयार नहीं हूं। 18 केसेस दिल्ली हाई कोर्ट ने ये अपने कोर्ट के जजमेंट में कहा है, जो दिल्ली की स्पेशल पुलिस ने गिरफ्तार किए थे। 18 केसेस में हाई कोर्ट ने कहा कि ये सब झूठे केसेस हैं। और मुझे ये लगता है कि अगर वो पकड़े जा रहे हैं तो फौरन उनको सजा देनी चाहिए। फौरन केस करिए और 3 महीने में सजा दे दीजिए। लेकिन ऐसा होना नहीं है। इस बहाने अभी 200-400 मुसलमानों को और पकड़ा जाएगा, जो अभी तक के पिछले 10 साल से कर रहे हैं। तो मुझे कोई यकीन नहीं है, इसलिए कि इनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। हाई कोर्ट की एक किताब मनीषा सेठी ने एक किताब पब्लिश की है उन जजमेंट्स की। 18 केसेस में सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, हाई कोर्ट ये कह रहा है कि ये सब झूठे फिक्टिशियस केस हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने एक बयान दिया था अहमकाना, उसको साबित करने के लिए अभी 2500 केस चालू किए जाएंगे। मैं इसको बिलीव नहीं करता। लेकिन अगर ये सच है तो बहुत दुखित है। और अगर ये सच है तो दिल्ली पुलिस को 3 महीने के अंदर इनको पकड़ के इनको सजा देनी चाहिए। अभी और सितम न करें। जो लोग मैदानों में रह रहे हैं, बेघर हो गए हैं, जिनके दिल टूट गए हैं, अब उनके यहां तलाशी
ले लेके उनको कहीं पकड़ने की साजिश तो नहीं है, मैं तो ये समझता हूं। आप इस सेक्शन को क्या राजनीतिक साजिश करार ये पूरी राजनीतिक साजिश पिछले 10 साल से 15 साल से गुजरात के फसाद के बाद से ये एक पॉलिसी शुरू हुई कि इस कम्युनिटी को डिफेंसिव करो, क्योंकि गुजरात के फसाद के बाद आपके मीडिया के आने के बाद ये बात साबित हो गई थी दंगे कौन कराता है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने मुल्क को इंतहा पसंद अनासर से खतरा बताया और कहा कि इस खतरे से मौसर तरीके से निपटने की जरूरत है। सही है कि लश्कर तोयबा के कुछ लोग गए थे वहां से मुजफ्फरनगर के जो शरणार्थी हैं, जिन लोगों ने वो भुगते हैं, उनको उसमें प्रोत्साहित करने के लिए अगर गए थे तो वो बात सही होती है जो माननीय राहुल गांधी जी ने अपनी कही थी। तो इसमें तो उन्हीं की बात को बल मिलता है। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि इस देश में कट्टरपंथी ताकतें चाहे हिंदुओं की हों या मुसलमानों की हों, ये देश के लिए खतरा है और इस खतरे से सभी को सामूहिक रूप से निपटना चाहिए। बीजेपी ने लश्कर तैयबा से मुताल्लिक खबर को दाखिली सलामती के मामले में बड़ी चूक करार देते हुए हुकूमत से वजाहत तलब की है। जानकारी बाहर आ रही है कि एलईटी के ऑपरेटिव्स मुजफ्फरनगर दंगे के, इसका मतलब है कि पाकिस्तान के मदद से लश्कर तोयबा और बाकी जो आतंकवादी संगठन है, सीमी हो बाकी हो, उनका जाल कैसे देश भर में फैला है और ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के मामले में कितनी घोर चूक हुई है। हम गृह मंत्री से अपेक्षा करेंगे कि वो तुरंत इस पर खुलासा करे। पहले भी जब राहुल गांधी ने कहा था तब हमने कहा था कि अब बताए कि सचमुच में ऐसी वारदातें हुई क्या, और अगर हुई थी और अगर इस तरह से संपर्क एलईटी का है तो केंद्र सरकार क्या कर रही थी, उनको क्या इंटेलिजेंस की जानकारी थी या नहीं, और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को दी थी कि नहीं, तो फिर कैसे वहां लोग पहुंच गए। ये उत्तर प्रदेश सरकार को भी जवाब देना चाहिए और ये केंद्र सरकार को भी जवाब देना चाहिए। सीनियर उर्दू सहाफी शाहिद सिद्दीकी का कहना है कि माजी में भी पुलिस इस किस्म के दावे कर चुकी है, इसलिए इस पर भरोसा करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन हर किस्म की सौबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन वो अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते। का कहना गलत था या जो अब इंटेलिजेंस के साथ हवाले से आ रहा है वो एक अलग भटकाने की कोशिश हो रही है। मुझे नहीं मालूम कि सच्चाई क्या है, क्योंकि पहले भी इंटेलिजेंस वालों ने बहुत झूठी खबरें और झूठी कहानियां बनाई हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी ने जो कहा था वो गलत था, इसलिए गलत था कि अगर उनको इस तरह की कोई खबर मिली थी तो उनको इंटेलिजेंस को ये खबर देनी चाहिए थी, आईबी को ये खबर देनी चाहिए थी। भाषण में बात करने की बात नहीं होती। ये एक मामूली सड़क पे चलता आदमी भी इस बात को समझता है। अगर राहुल गांधी इस बात को नहीं समझते हैं तो मैं समझूंगा ये उनका भोलापन है या उनकी नातजुर्बेकारी है। और जहां तक इस खबर की बात है, मुझे इस बात पे गर्व है मुजफ्फरनगर के लोगों पर, और इस पीड़ा जो फसाद से मुतासिर लोग हैं उनके ऊपर फख्र है कि वो भूखे मर रहे हैं, वो सर्दी में मर रहे हैं, उनके पास सर छुपाने को नहीं है, उनके पास कोई चीज नहीं है, लेकिन वो किसी लश्कर तैयबा या किसी पाकिस्तानी एजेंट के हाथों अपना ईमान और अपना देश और अपनी देशभक्ति बेचने को तैयार नहीं हुए। तो इसके लिए हमें सलाम करना चाहिए उन मुसलमानों को जो सर्दी में अपनी जानें गंवा रहे हैं लेकिन देश के खिलाफ कोई बात करने को तैयार नहीं है, जो दंगा पीड़ित हैं। और इसी बात को सारे देश को इनको सलाम करना चाहिए, इन दंगा पीड़ितों को, और देखना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान बड़े से बड़ा दंगा हो जाए, वो देश के साथ किसी तरह की गद्दारी करने को तैयार नहीं है। कुछ बिके हुए एजेंट अगर आ जाते हैं तो वो मुसलमान नहीं है, वो इस देश के गद्दार हैं, वो इस्लाम के भी गद्दार हैं, वो मुसलमान के भी गद्दार हैं। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड बनने के। आउटस्टैंडिंग रॉकस्टार, मैं आपका फैन हूँ।
11 जनवरी से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए 10 पॉइंट का